आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आर्टिकल 19 पढ़ लिया और आर्टिकल 20 पढ़ लिया। आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल 21 को, जीवन के अधिकार को, जो एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक स्टूडेंट के रूप में भी आपको इस आर्टिकल को बहुत गहराई से समझना चाहिए और एक व्यक्ति होने के नाते भी जीवन का अधिकार व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा समझते हैं, ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। इसका दायरा कितना है, ये कितना विस्तृत है, कौन कौन से आर्टिकल इसके दायरे में शामिल हो जाते हैं, हम पूरी इस क्लास में आर्टिकल इसको समझने की, उसकी व्याख्या करने की, उसका विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो मूल अधिकार में आप हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 में क्या है वो समझिए आप। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 कहता है जीवन, प्राण और जीवन का अधिकार, दैहिक और जीवन का अधिकार, जिसको हम कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 21 को हम मोटे मोटे तौर पे, अगर हम कुछ शब्दों में इसको बांधें तो ये कह सकते हैं। आर्टिकल 21 की व्याख्या क्या है, संविधान में इसके लिए कौन से शब्दों का यूज़ किया गया वो समझिए। आर्टिकल 21 में कहा गया संविधान की भाषा में कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। ये आर्टिकल 21 जो संविधान में जो भाषा लिखी गई वो है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया तो जा सकता है, लेकिन केवल उस प्रक्रिया से जो विधि द्वारा स्थापित की गई है, जो विधि द्वारा स्थापित कर दी गई उस प्रक्रिया से उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी ऐसे तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित किया गया जो विधि द्वारा स्थापित नहीं की गई है, जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से यदि उसे वंचित किया गया तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यहाँ इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले आप पहले इस शब्दावली का अर्थ समझिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। आपने दो शब्दावलियां एक जैसी सुनी है, एक सुनी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक सुनी है विधि की उचित प्रक्रिया। तो विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, इन दोनों शब्दावलियों को, इन दोनों बातों को थोड़ा सा ढंग से हम समझते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दोनों शब्दावलियाँ लगभग एक जैसी सी लगती है कि उनका अर्थ एक जैसा ही होता होगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते भी नहीं हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया असल में किसे कहते हैं और विधि की उचित प्रक्रिया असल में किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये क्या है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए ऐसा कैसा, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है। लिखिए, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं, समझते हैं इसको। देखें, सबसे पहले आप समझिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले तो आप इसे समझिए, फिर हम समझेंगे विधि की उचित प्रक्रिया। और जब आप दोनों को समझेंगे तो फिर आप इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि असल में क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा सा मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि विधि बनाने की शक्ति, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा स्थापित की गई है। बात सीधी समझ रहे हैं आप कि ऐसी प्रक्रिया जो किसने स्थापित की, विधि द्वारा स्थापित की गई है। और विधि बनाने की शक्ति किसे है, आप जानते हैं व्यवस्थापिका को है। विधि बनाने की पावर व्यवस्थापिका को होती है। कार्यपालिका उन विधियों को लागू करती है और न्यायपालिका उन विधियों की व्याख्या करती है। तो विधि निर्माण की शक्ति है वो व्यवस्थापिका की होती है। इसका मतलब यह है कि जो प्रक्रिया का निर्धारण, प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया ऐसी है जो विधि के तहत हो। और विधि किसके द्वारा बनाई गई, संसद के द्वारा बनाई गई, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई गई। तो इसका मतलब है कि यदि संसद ने कोई भी ऐसी विधि बनाई और वो विधि बनाकर कोई भी ऐसी प्रक्रिया स्थापित कर दी और उस प्रक्रिया के तहत यदि किसी व्यक्ति के वो जीवन के अधिकार से वंचित हो रहा है तो वो ठीक है, उसे कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते। वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, वो आर्टिकल 21 के दायरे में आता है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि संसद ने कोई कानून बना के यदि किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित किया तो वो ठीक है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यदि किसी अन्य और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से उसे जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि आप अगर इसको थोड़ा ठीक तरीके से समझें तो आप मोटे मोटे तौर पे दो बातें समझ लीजिए कि विधि का मतलब तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि तो स्थापित की जाती है संसद के द्वारा, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा। तो संसद ने अगर कोई कानून बना के ऐसा किया है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, वो एकदम ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कार्यपालिका ने यदि कोई भी आदेश जारी किया और आदेश जारी करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका कोई भी आदेश जारी करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रक्रिया को स्थापित करने की शक्ति केवल किसमें है, वो विधि बनाकर ऐसे की जा सकती है और विधि बनाने की शक्ति केवल संसद में होती है, कार्यपालिका में नहीं होती है। तो संसद यदि एक विधि बनाकर किसी प्रक्रिया को स्थापित कर दे तो जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश जारी करके किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि संसद द्वारा ऐसा किया गया तो उसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन कार्यपालिका ने यदि ऐसा किया तो उसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। उसे कोर्ट में चुनौती हम दे सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब यह है कि प्रोसेस जो होगी वो विधि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब वो विधि सही है कि गलत है वो अलग मामला है। विधि कैसी है, संसद ने वो विधि बनाई, वो विधि क्या है वो अलग मामला है। लेकिन यदि विधि ने वो प्रक्रिया स्थापित की है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं। समझ रहे हैं आप? तो ये एक तरीके से संसद को के मामले में आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं मानती है, कार्यपालिका को ऐसा नहीं करने देती वो। जबकि विधि की उचित प्रक्रिया की बात करें जो कि अमेरिकी संविधान में है, भारत में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई वो ब्रिटेन और जापान की प्रक्रिया है। विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिकी प्रक्रिया है। यहाँ क्या है कि विधि वो प्रक्रिया है जो विधि द्वारा की गई, वो प्रक्रिया का क्या होना ज़रूरी है, वो प्रक्रिया का उचित होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि मान लीजिए कार्यपालिका ने कोई आदेश जारी किया और किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित किया तो वो ऐसा नहीं कर सकता। कार्यपालिका ऐसा नहीं कर, भारत में भी ऐसा नहीं कर सकती, अमेरिका में भी ऐसा नहीं कर सकती। कार्यपालिका द्वारा किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, कार्यपालिका द्वारा आदेश ऐसा जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है,
भारत में संसद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित कर सकती है, लेकिन अमेरिका में यदि वहां की संसद, वहां की व्यवस्थापिका, वहां की कांग्रेस यदि कोई ऐसा कानून बनाए और कानून बनाकर किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करे तो वो ऐसा कर सकती है। तो भारत में भी ऐसा, लेकिन अमेरिका में एक बात बहुत ज़रूरी बात है, वो समझिए आप, कि अमेरिका में वो जो कांग्रेस ने ऐसा किया उसके लिए वो जो विधि कांग्रेस ने बनाई है उस विधि का उचित होना बहुत ज़रूरी है, उस विधि का प्राकृतिक न्याय के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। भारत में ये नहीं देखा जाता कि वो विधि सही है कि गलत है, विधि ने स्थापित करके उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रोसेस तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये देखा जाता है कि यदि ये विधि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है तो इस आधार पे कांग्रेस ने के द्वारा भी यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार से वंचित किया गया तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वो भी ऐसा नहीं किया जा सकता, कांग्रेस के द्वारा भी, व्यवस्थापिका द्वारा भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इस आधार पे ये देखा जाता है कि वो विधि उचित है कि नहीं है। केवल प्रक्रिया को ही फॉलो नहीं किया जाता बल्कि विधि के औचित्यपूर्णता को भी देखा जाता है कि विधि औचित्यपूर्ण है कि नहीं है, विधि प्राकृतिक न्याय के साथ है कि नहीं, विधि से किसी न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, घोर अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो इस आधार पे यदि विधि ठीक नहीं है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, उसके द्वारा भी किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वो उस अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब अमेरिका में जो ये विधि की उचित प्रक्रिया है ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा विस्तृत है, जिसके द्वारा न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे केवल उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जो संसद ने विधि बनाकर स्थापित कर दी। यहाँ पे उस प्रक्रिया के साथ ये भी देखा जाता है कि वो खुद विधि वो उचित है कि नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, खास तौर से मुख्य रूप से। तो पहले तो हम थोड़ा सा ये समझते हैं, इसके बाद हम थोड़ी आगे की बात समझेंगे। लिखिए आप, पहले ये लिखिए आप, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखें आप। देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रयुक्त की गई इस शब्दावली से तात्पर्य है कि यदि विधि बनाकर स्थापित की गई प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा। तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा, 21 का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लिखें अगली पंक्ति में, चूंकि विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित है,
चूंकि विधि निर्माण की शक्ति व्यवस्थापिका में निहित है, ये लिख लीजिए, व्यवस्थापिका लिख लीजिए, क्योंकि केंद्र में संसद, राज्यों में विधानमंडल। चूंकि विधि निर्माण की शक्ति व्यवस्थापिका में निहित है, व्यवस्थापिका में निहित है, अतः व्यवस्थापिका द्वारा विधि बनाकर स्थापित की गई प्रक्रिया के आधार पर जीवन के अधिकार से वंचित करना उपयुक्त है। ठीक है, जीवन के अधिकार से वंचित करना उपयुक्त है। तो संसद ने, व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कर दिया तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे न्यायालय कोर्ट में नहीं ले जाए, इसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि के अंतर्गत जीवन के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा। जीवन के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा। लिखें अगली पंक्ति में, जबकि कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश जारी कर किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आदेश जारी कर किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि कार्यपालिका ने ऐसा किया तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा तथा इस आधार पर उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। ठीक है, एक लाइन छोड़े, फिर लिखे विधि की उचित प्रक्रिया। लिखें, यह शब्दावली अमेरिकी संविधान में प्रयुक्त की गई है। अमेरिकी संविधान में प्रयुक्त की गई है। जिसके अनुसार विधि का न्याय संगत होना आवश्यक है। लिखें अगली पंक्ति में, इसके अनुसार कार्यपालिका
कार्यपालिका के लिखो, कार्यपालिका के आदेशों के तहत किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता तथा न केवल कार्यपालिका बल्कि व्यवस्थापिका द्वारा भी कोई ऐसी विधि बनाकर जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो विधि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। ठीक है, इस आधार पे नहीं किया जा सकता इसे। तो इसका मतलब व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधि को भी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और कार्यपालिका द्वारा द्वारा दिए गए आदेशों को भी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात कार्यपालिका के आदेशों के साथ साथ व्यवस्थापिका की विधियों को भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधियों को भी इस आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा दायरा व्यापक हो गया। ठीक है, विधि का औचित्यपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है, विधि का न्याय संगत होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों शब्दों का अर्थ है। अब आप समझिए कि आर्टिकल 21 असल में कहता क्या है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, इस प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे 2-3 केस आए। एक केस आता है A.K. गोपालनवाद। केरल सरकार में मंत्री थे A.K. गोपालन केस, बाद में मंत्री बने 1950 में केस आता है A.K. गोपालन केस। और इस केस में असल में कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली की व्याख्या की और व्याख्या करते हुए कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली है, इसका मतलब है कि वो जो जीवन का अधिकार दिया जा रहा है, वो जीवन का अधिकार इतना ज़्यादा वो व्यापक नहीं है, जीवन जीने से है। इसका मतलब इसमें केवल परंपरागत व्याख्या इसमें की गई और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को एक सीमाओं में बांधा गया और ये कहा गया कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई कोई विधि है और उसके तहत जीवन के अधिकार से वंचित यदि किया जा रहा है तो ऐसा किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन के अधिकार का मतलब राइट टू लिव या फिर जीवन जीना। अब जीवन जीने में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, व्यक्ति का घूमना उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे आर्टिकल 19 की बहुत सारी बातें आर्टिकल 21 के दायरे में आ जाती हैं। तो ये माना गया कि आर्टिकल 21 जो कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो यहाँ उसके जीवन जीने का अधिकार शामिल उससे प्रभावित होता कि नहीं होता। तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने A.K. गोपालनवाद 1921 की व्याख्या करते हुए कहा कि असल में आर्टिकल 21 के दायरे में यदि संसद ने कोई कानून बनाकर यदि इन तरीके का प्रतिबंध कोई लगाया है और तो इस दायरे में एक तरीके से वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
संसद द्वारा बनाई गई विधियों के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों के दायरे में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। इसका मतलब A.K. गोपालनवाद ने इसकी परंपरागत व्याख्या की और इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उस सीमा तक सीमित रखा और कहा जीवन जीने का जो अधिकार है उसका मतलब वो बस जिंदा है, वो सांसें ले रहा है, जैविक रूप से जीवित है कोई व्यक्ति, प्राण का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इसने व्याख्या की। लेकिन बाद में केस 1978 में और आता है और वो आता है मेनका गांधीवाद। इस मेनका गांधीवाद में 1978 जनवरी 1978 में फैसला आया ये, और मेनका गांधी केस में जनता पार्टी सरकार थी और मेनका गांधी के विरुद्ध ये मामला था कि वो देश छोड़ के और विदेश जा सकती हैं, क्योंकि कई प्रकार के केसेस चल रहे थे। सरकार जब बदल गई 1970 में तो मेनका गांधी केस आया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि ये जब विदेश जा रही हैं तो इसके दायरे में कहा गया कि विदेश जाना मेरा जीवन के अधिकार में शामिल है, मेरा खुद का अधिकार है कि मैं विदेश जाऊं, विदेश यात्रा करूं, कहीं भी जाऊं। तो और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली है, कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली, इसको विधि की उचित प्रक्रिया के अर्थ में ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वो कहने को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग तो है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो इतना व्यापक है कि उसे विधि की उचित प्रक्रिया शब्दावली के अर्थ में ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये आपस में विरोधी नहीं हो सकते कभी, ये आपस में सारे के सारे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। इसलिए विधि की उचित प्रक्रिया के अर्थ में समझा जाए, इसका मतलब इसने इसकी विस्तृत व्याख्या की। मतलब संसद द्वारा भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित कर दे। ठीक है, ऐसा कोई कानून जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसा कोई औचित्य के आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। और इसने जीवन के अधिकार की जो व्याख्या की वो विस्तृत व्याख्या की। इसने कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब केवल सांस लेना ही नहीं है, जीवन जीना ही जीवन के अधिकार के दायरे में नहीं आता, बल्कि जीवन जीने के अधिकार का मतलब एक बहुत व्यापक दायरा है। और जीवन जीने का मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने से है, एक मानवीय जीवन जीने से है, एक बहुत ही ये समझिए कि मानव जाति की जो एक गरिमा है, उस गरिमा के दायरे में रहकर जीवन जीने से है। तो जीवन जीने को केवल एक जैविक प्रक्रिया के दायरे से उठाकर, और इस केस ने उसे बहुत उच्च स्तर पर स्थापित किया, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन में जो आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ व्यक्ति अपना जीवन जिए, जिसमें उसकी लगभग मूलभूत आवश्यकताएं वो सारी की सारी पूरी हों। और यहाँ से आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा व्यापक हुआ और आर्टिकल 21 के दायरे में बहुत सारे अधिकार शामिल हो जाते हैं। और यहाँ से सब चीज़ें आगे चली और ये कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब तो उस व्यक्ति की मूलभूत चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे अगर हम बात करें विस्तृत रूप से, तो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि उसको सांस लेने के लिए हवा जो चाहिए उस शुद्ध होनी चाहिए, प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। तो 1991 में केस आता है MC मेहतावाद, 1996 में एक बार फिर से केस आता है MC मेहतावाद। 1991 का और 1996 के दोनों केसेस जो थे MC मेहतावाद थे, दोनों का ही संबंध पर्यावरण संरक्षण से था। एक केस में कहा गया कि दिल्ली में जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण वाहनों से हो रहा है, इन वाहनों के द्वारा किए गए पर्यावरण प्रदूषण से दिल्ली में रहने वाले लोगों का जीवन है वो संकट में आ गया है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये। और इस बेस पे कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने इस बारे में कहा कि बिल्कुल जीवन का स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार व्यक्ति की जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। और इसीलिए उसके आदेशों के माध्यम से फिर दिल्ली में जितनी भी टैक्सियाँ हैं उनमें डीजल पेट्रोल की जगह CNG करने का आदेश कोर्ट ने दिया और कहा कि ये जीवन के अधिकार के दायरे में है। इसी तरीके से MC मेहतावाद में एक जो और केस आया 96 में, उसमें और क्या कहा गया कि जितने शहर के बीच में जो
कारखाने, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से प्रदूषित किया जा रहा है पूरे शहर को, उससे वहाँ रहने वाले लोगों में सांस की बीमारी हो रही है, फेफड़ों संबंधी बीमारी हो रही है और जीवन का अधिकार संकट में आ रहा है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये। तो कोर्ट में जब बुलाया गया कारखाने, बहुत सारे कारखानों की इकाइयों के जो मालिकों को, तो उन मालिकों ने कहा कि भाई आर्टिकल 21 के दायरे में सब ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(6) हमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। तो हमें अधिकार है कि हम अपनी इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ लगाएं और अपनी आजीविका चलाएं, व्यापार करें, कारोबार करें। तो कोर्ट ने इस बारे में कहा कि ठीक है, आर्टिकल 19(1)(6) आपको वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19(1)(6) के तहत आपके द्वारा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता है, वो उसके दायरे में आपको ये समझना चाहिए। और कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपकी औद्योगिक इकाइयाँ शहर के बीच में नहीं होनी चाहिए। आपको काम करने का अधिकार है, व्यापार कारोबार करने का अधिकार है, लेकिन इन्हें शहर के बाहर स्थापित किया जाए। तो कोर्ट ने निर्णय इस केस में दिया कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ होंगी वो शहर के बाहर होंगी, ताकि शहर में रहने वाले लोगों के किसी भी तरीके से जीवन के अधिकार पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। तो ये माना गया स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के दायरे में। और बहुत सारे अधिकार, जैसे विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, वो इसी मेनका गांधीवाद में कहा गया। मेनका गांधी केस 1978 में। इसी तरीके से अगर हम कहें 1987 में एक केस और आता है, ओल्गा टेलिसवाद, उसमें आजीविका का अधिकार, ये कहा गया कि आजीविका का अधिकार आर्टिकल 21 के दायरे में। क्या मामला था उसको समझना आप। आजीविका का अधिकार पूरा लिख लीजिए आप। और इसमें केस जो आया वो आया ओल्गा टेलिसवाद। ओल्गा टेलिसवाद। इस केस में क्या हुआ कि 1987 में मुंबई में और धारावी क्षेत्र में सड़कों पे जो ठेले लगा रहे थे, उसकी वजह से वो जगह वैसे भी बहुत संकड़ी है, बहुत कम चौड़े रास्ते हैं। वहाँ पे जब वो ठेले लगा लिए गए तो मुंबई नगर पालिका ने क्या किया कि उन ठेलों को वहाँ से हटा दिया। तो इसके विरुद्ध एक केस गया और कहा कि यहाँ ठेले लगाने वाले लोगों को कमाई करने का, अपना जीवन निर्वहन करने के लिए आजीविका करने का अधिकार है। यदि वो आजीविका यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा, जीवन संकट में पड़ जाएगा। और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 कहता है कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं किससे पूरी होगी, जब उनकी कमाई होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आजीविका का अधिकार व्यक्ति के जीवन के अधिकार के दायरे में आता है, आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। लेकिन मुंबई नगर पालिका को इस केस के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो एक अलग जगह, सड़कों पे आप ठेले नहीं लगा सकते। मुंबई नगर पालिका एक जगह चिन्हित करके उस जगह ठेले लगाने वाले लोगों को और परमिट करेगी, और इस तरीके से आजीविका का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया। ठीक है। इसी तरीके से एक केस आता है परमानंद कटारावाद, जिसमें चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, ये एक है परमानंद कटारावाद। परमानंद कटारा केस 1989। एक बहुत महत्वपूर्ण केस आता है। चलिए पहले MC मेहतावाद की बात कर लीजिए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 के दायरे में। और ये MC मेहतावाद। MC मेहतावाद, ये दो केस आए, एक आया 1991 में और एक आया 1996 में।
एक 1991 और एक 1996। एक केस और समझिए, वो बहुत महत्वपूर्ण केस है। एक केस आता है मोहिनी जैनवाद, और उस मोहिनी जैन केस का थोड़ा सा आप समझिए कि मोहिनी जैन केस क्या है। (1992) में असल में कर्नाटक सरकार ने 1982 में बल्कि 1984 में एक कानून बनाया, और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस से रिलेटेड था कि उनकी कितनी कितनी कैसे कैसे क्या क्या फ़ीस होंगी। इस एक्ट में कहा गया कि जो भी मेडिकल सीट है मेडिकल कॉलेज में, उनमें जो गवर्नमेंट कोटे पे यदि कोई सिलेक्शन हुआ है तो उसकी जो सालाना फ़ीस लगेगी वो लगेगी 2000 रुपये। इसी तरीके से कहा कि यदि कोई सीट गवर्नमेंट कोटे की नहीं है, लेकिन यदि वो बच्चा कर्नाटक का है, प्राइवेट सीट पे है, लेकिन यदि वो कर्नाटक का है, तो कर्नाटक के उस निवासी उस स्टूडेंट की फ़ीस लगेगी सालाना 25,000 रुपये। लेकिन यदि वो कर्नाटक के अलावा अन्य किसी राज्य का है, भारत के अन्य किसी क्षेत्र का है, तो उसकी सालाना फ़ीस लगेगी 60,000 रुपये। ये एक केस था, 1954 में एक एक्ट था। अब असल में मोहिनी जैन रहने वाली थी उत्तर प्रदेश की, और उसे मेडिकल जो सीट मिली, कॉलेज मिली, आवंटित हुई कर्नाटक की। तो उसकी फ़ीस जो सालाना लगने वाली थी वो लगने वाली थी 60,000 रुपये। 1992 की ये बात है, और 1992 में 60,000 रुपये सालाना बहुत ज़्यादा बड़ी रकम मानी जाती थी। अब मोहिनी जैन इसमें समर्थ नहीं थी कि वो इतनी बड़ी फ़ीस देकर और MBBS कर सके, तो उसने कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में केस करके कहा कि देखिए, शिक्षा पाने का अधिकार वो मेरा मूल अधिकार के दायरे में आता है, जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। क्योंकि यदि मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाऊंगी जिसकी मैं योग्यता रखती हूँ, तभी तो सिलेक्शन हुआ है। यदि मैं MBBS नहीं कर पाऊंगी तो मेरा जो जीवन है वो गरिमापूर्ण तरीके से वैसे नहीं रह पाएगा जैसा जिसकी कि मैं योग्यता रखती हूँ। तो इस आधार पे उसने कोर्ट में केस किया, और कोर्ट ने इस बारे में मोहिनी जैनवाद में कहा कि शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार के दायरे में आता है, क्योंकि वो मूलभूत आवश्यकता है, तो शिक्षा का अधिकार इसके दायरे में आता है। तो मोहिनी जैनवाद में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के दायरे में स्वीकार किया। अब जब ऐसा किया तो जो कॉलेज संचालक थे वो हड़ताल पे चले गए, और वो जब हड़ताल पे चले गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो अपनी फ़ीस चाहिए, हम जो इतनी मेडिकल कॉलेजों को संचालन कर रहे हैं तो वो हम घाटा खा के तो संचालन कर नहीं सकते। तो अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई ये जीवन के अधिकार के दायरे में आता है तो हमें तो फ़ीस कोर्ट दे दे, लेकिन हम ऐसे मेडिकल कॉलेजेस का संचालन नहीं कर सकते। तो इस आधार पे फिर बाद में कॉलेज संचालकों ने जब हड़ताल कर दी तो फिर एक केस और आता है उन्नी कृष्णनवाद। उन्नी कृष्णनवाद, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार जीवन का अधिकार है तो सही, लेकिन असल में ये शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार ही आता है। बेसिक जो एजुकेशन है, प्राथमिक एजुकेशन है, वही इसके दायरे में आती है। इसका मतलब ये मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि ये तो उच्च शिक्षा है। तो इस उन्नी कृष्णवाद में कहा कि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा ही इसके दायरे में वो शामिल है। ठीक है, देखिए आगे कुछ केसेस और भी आए जिनमें मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का दायरा और व्यापक होता है। देखिए एक केस आता है पी रतिनामवाद। उस पी रतिनामवाद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार है, क्योंकि कहा गया है कि देखिए आत्महत्या व्यक्ति जीवन का अधिकार है, और यदि किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है तो इसका मतलब उसे नए जीवन का जीने का भी अधिकार है। जिस तरीके से आर्टिकल 19A में कहा ना कि बोलने का अधिकार है, तो नहीं बोलने का अधिकार भी है। बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, तो वैसे जीवन के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन फिर बाद में एक ज्ञानकौर केस और आया 1996 में, उसमें कहा गया कि जीवन को समाप्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। उसने वापस इस फैसले को पलटा और कहा कि नहीं बोलना तो बोलने का ही एक रूप है, लेकिन नहीं जीना जीने का एक रूप नहीं है। इसलिए आत्महत्या करने का अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं मिलता किसी भी व्यक्ति को,
उसे समाप्त किया गया। फिर देखिए एक विशाखा केस आता है बहुत महत्वपूर्ण, उसमें कहा गया महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, ये जो केस आता है वो आर्टिकल 21 के दायरे में माना गया। वो विशाखावाद 1997, ये केस आता है विशाखा केस। ऐसे ही एक केस और आया और वो 2011 में आया, इच्छा मृत्यु का अधिकार, वो भी इसके दायरे में। इच्छा मृत्यु का अधिकार, और वो आया, एक केस आता है 2011 में। एक मुंबई में एक नर्स थी हॉस्पिटल में जिसके साथ रेप किया जाता है और उसके ऊपर आक्रमण करके उसे घायल कर दिया गया, जिससे वो कोमा में चली गई। अब वो जब कोमा में रही, लगभग 40-42 साल लगातार कोमा में रही, तो उस महिला की दोस्त थी पिंकी वीरानी। उसने कहा कि ये महिला आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है जो गरिमापूर्ण होना चाहिए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण है ही नहीं, यदि इस तरीके से जिंदा लाश की तरह ये पड़ी है, इसको एकदम गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसे अधिकार दिया जाए कि ये गरिमापूर्ण तरीके से कम मर तो सके। उस महिला का नाम था अरुणा शानबाग। तो ये अरुणा शानबाग केस आया 2011 में। तो कोर्ट ने फिर इसमें कहा कि इच्छा मृत्यु का अधिकार है तो सही, लेकिन पैसिव यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में यूथनेसिया कहते हैं। यूथनेसिया मतलब, पैसिव यूथनेसिया का मतलब एक्टिव यूथनेसिया का अधिकार तो नहीं दिया गया। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब व्यक्ति एकदम ठीक है, उसको मरने का अधिकार अगर दे देंगे तो वो तो एक्टिव यूथनेसिया है। लेकिन पैसिव यूथनेसिया का मतलब व्यक्ति अपने खुद की स्वेच्छा से नहीं जी रहा है, बल्कि मशीनों के सहारे से जी रहा है, और जैसे ही मशीनें हटाएंगे वो व्यक्ति अपने आप स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अधिकार दे दिया गया कि मशीनें हटा देने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा अधिकार उसको है। तो ये पैसिव यूथनेसिया का अधिकार दिया गया। ऐसे ही नींद लेने का अधिकार, वो भी इसमें शामिल है। नींद लेने का अधिकार भी इसके दायरे में शामिल है। बाबा रामदेव वाद 2012, बाबा रामदेव वाद 2012। दिल्ली रामलीला मैदान में रात के समय में पुलिस ने गिरफ्तारी की, बहुत सारे सोते हुए लोगों को आके पकड़ा। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नींद लेना, सोना, वो व्यक्ति के जीवन के अधिकार में आता है, क्योंकि नींद व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस शांतिपूर्ण तरीके से नींद में बाधा उपस्थित नहीं की जा सकती। पुलिस को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नींद लेने का अधिकार आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। ठीक है, तो नींद लेने का अधिकार इसके दायरे में है। फिर इसी तरीके से हम कुछ और केसेस की बात करें तो निजता का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी आर्टिकल 21 के दायरे में। और इसमें कई केसेस आए हैं वैसे अब तक। MP शर्मा वाद आया उस 1954 में, उसमें कहा कि ये नींद लेने का, ये जो निजता का अधिकार 21 के दायरे में नहीं आता। खड़ग सिंह केस आया 1962 में, उसमें भी कहा कि ये जो निजता का अधिकार है वो 21 के दायरे में नहीं आता। लेकिन फिर बाद में गोविंद सिंह केस आया 1975 में, उसमें पहली बार कहा गया कि निजता का अधिकार 21 के दायरे में आता है। और अभी जो ताज़ा तरीन एक मुद्दा है 2017 में, KS पुत्तास्वामी वाद, जो आधार कार्ड के मामले को लेकर आया था। 24 अगस्त 2017 को एक केस का फैसला आया। इसमें आधार का उपयोग किया जा रहा ना, अलग अलग क्षेत्रों में आधार की जानकारियों का, और लिंक जोड़ा जा रहा है सबसे। तो केस ये चला कि भाई आधार में तो हमारी बहुत सारी जानकारियां हैं, इस तरीके से यदि गवर्नमेंट उन हमारी जानकारियों को ओपन करेगी तो हमारी जो निजता, हमारी जो प्राइवेसी है वो तो भंग हो जाएगी, सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी जानकारियाँ क्या क्या हैं। तो कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार 21 के दायरे में आता है।
तो आधार कार्ड का यदि गवर्नमेंट किसी भी जगह पे कैसे भी करके सूचनाओं के आधार पे यूज़ करती है तो इस बात की उसे गारंटी देनी पड़ेगी कि वो जो सूचनाएं हैं वो अन्य किसी भी क्षेत्र में, अन्य किसी भी जगह पे और कहीं पे यूज़ नहीं होंगी, लीक नहीं होंगी। तो उनकी रक्षा करने की गारंटी कोर्ट सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये कुछ केसेस हैं जो इसके दायरे में, आर्टिकल 21 के दायरे में आ जाते हैं। तो आप लिखें आगे, हम A.K. गोपालनवाद से शुरू करते हैं। लिखें, एक पंक्ति छोड़ के लिखें। A.K. गोपालनवाद 1950 में, A.K. गोपालनवाद 1950 में, A.K. गोपालनवाद 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की परंपरागत व्याख्या करते हुए, जीवन के अधिकार की परंपरागत व्याख्या करते हुए इसे सीमित अर्थ में परिभाषित किया। इसे सीमित अर्थ में परिभाषित किया। सीमित अर्थ में परिभाषित किया। फिर लिखें अगली पंक्ति में, देखिए, मेनका गांधीवाद 1978 में, मेनका गांधीवाद 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया। इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया। जीवन जीने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया। लिखें, इसके अतिरिक्त इस केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली को विधि की उचित प्रक्रिया के अर्थ में परिभाषित किया। विधि की उचित प्रक्रिया के अर्थ में परिभाषित किया। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, लिखें अगली केस में, मेनका गांधीवाद के पश्चात अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यधिक व्यापक हो गया। अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यधिक व्यापक हो गया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग मामलों में विभिन्न अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल किया। अब आप एक पंक्ति छोड़ के लिख लीजिए, विदेश जाने का कौन कौन से अधिकार इसके दायरे में है। तो विदेश जाने का अधिकार डेस्क करके लिख लें, मेनका गांधीवाद 1978। फिर अगली पंक्ति में आजीविका का अधिकार, ओल्गा टेलिसवाद 1987। फिर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, परमानंद कटारवाद 1989। फिर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, MC मेहतावाद 1991 और 1996। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। फिर आगे देखें, फिर आगे ये लिख लीजिए, शिक्षा का अधिकार, मोहिनी जैनवाद 1992 और उन्नी कृष्णवाद 1993। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, विशाखावाद 1997। इच्छा मृत्यु का अधिकार, अरुणा शानबागवाद 2011 और नींद लेने का अधिकार, बाबा रामदेववाद 2012 और निजता का अधिकार, KS पुत्ता स्वामीवाद 2017। तो देखें, चुप रहने का अधिकार तो आर्टिकल 19(1) में है, जबकि नींद लेने का अधिकार आर्टिकल 21 के दायरे में आता है।
ठीक है। ठीक वैसे ही भारत के भीतर घूमने की जो स्वतंत्रता है वो तो आर्टिकल 19(1) घ में है, जबकि विदेश घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के दायरे में आती है। ये कुछ खास बातें हैं, ध्यान रखें आप। और आर्टिकल 20 और 21 दोनों को ही निलंबित नहीं किया जा सकता, वो आप जानते हैं। आर्टिकल 359 में लिखा ही है, वो हमने कल 20 में लिख ही लिया था, तो इसको भी पॉज करके इसको भी लिख लीजिए। हम तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखें। अब अगला एक अधिकार है अनुच्छेद 21 के, और वह है शिक्षा का अधिकार। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह प्रदान किया गया आर्टिकल 21 क में। अब क है, इसका मतलब ये बाद में जुड़ा अधिकार, मूल संविधान में ये नहीं था। आर्टिकल 45 में नीति निश्चय तत्व में कहा गया था कि राज्य कोशिश करेगा, इस बात की व्यवस्था करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। अब राज्य ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, लेकिन इस दिशा में शुरू में समर्थ नहीं था, और नीति निश्चय तत्व में यही है कि जैसे जैसे राज्य समर्थ होगा वैसे वैसे वो करेगा। अब जब मोहिनी जैन केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह ही दिया कि शिक्षा का अधिकार इसके दायरे में आता है, 21 के दायरे में आता है, तो अब सरकार पे दबाव बढ़ा कि वो शिक्षा के अधिकार को संविधान में शामिल करे, स्पष्ट रूप से ये अधिकार प्रदान करे। तो फिर 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, और इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 के जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये अधिकार प्रदान किया जाता है, लेकिन 2002 में ये लिख तो दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई एक्ट नहीं बना, कानून नहीं बना। आर्टिकल 35 के तहत संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था। फिर एक एक्ट बनाया गया, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस तरीके से शिक्षा का अधिकार आता है। तो लिखिए, आप हेडिंग डालिए अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार, लिखें शिक्षा का अधिकार, लिखें। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संबंध में राज्य को निर्देशित किया गया था। लिखें अगली पंक्ति में, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर
अनुच्छेद 21 के जोड़कर उसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। लिखें अगली पंक्ति में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर संसद ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया। संसद ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर संसद ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया। कानूनी रूप प्रदान किया। फिर लिखें अगली पंक्ति में, इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, या यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 21 और 21 के हमने आज पढ़ा। अगली क्लास में हम फिर आगे के आर्टिकल्स और पढ़ते हैं, आगे के अधिकार और पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।